हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प हो सके। बिकॉज एनटी का जो है अपना एक सिस्टम चलता है और अलग तरीके हैं, उनके काफ़ी सारे थॉट प्रोसेस है, तो उस पर बारे में हम डिस्कशन करते हैं और सब यूनिट्स को कवर करेंगे हम यहाँ पर। इसीलिए जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति, जिसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हम जो है यहाँ पर पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं और हमने काफ़ी जो है अच्छे से इसको कवर अप किया है। हाफ ऑफ समझ लीजिए आप 3/4 ऑलमोस्ट जो है हम कर आए हैं। अब बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन बचा है रिसर्च एप्टीट्यूड का, तो जिसने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो देखिए, हमने बहुत इन डेप्थ किया है, अच्छे से समझ कर किया है। और आज का जो हमारा विषय है यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस, यानी कि डेटा एनालिसिस। अभी लास्ट वीडियोस में हमने डेटा कलेक्शन, डेटा मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन देखा, फिर उसके बाद प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ा, प्राइमरी डेटा के मेथड्स के बारे में पढ़ा। ये सब चीज़ें, इसमें एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के नज़रिए से ये बहुत ज़रूरी है। तो जिसने भी नहीं देखे लास्ट वीडियोस वो ज़रूर देखें। और आज का जो हमारा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस। अब जो है हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है भाई। अब डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा को क्या करना होता है, एनालाइज भी तो करना है भाई। डेटा को कलेक्ट कर लिया है, प्रदत्त इकट्ठे कर लिया, आंकड़े इकट्ठे कर लिए हमने हमारी रिसर्च से रिलेटेड। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है उसका विश्लेषण। क्या करना है, प्रदत्त विश्लेषण जो है करना है। और प्रदत्त विश्लेषण जो है कई मेथड्स के थ्रू किया जाता है और जो है उन्हीं को हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो पहले प्रदत्त विश्लेषण है क्या, व्हाट इज डेटा एनालिसिस। तो प्रदत्त एकत्रित करने के बाद अनुसंधान प्रक्रिया के अगले चरण में प्रश्नों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, यानी कि उसका एनालाइज किया जाता है। जब आपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं तो वो सही है नहीं है, उनमें कितनी सच्चाई है और कितना वो करेक्ट है, आपकी रिसर्च को कहाँ तक वो जस्टिफाई करते हैं, ये सब चीजें। प्रदत्त विश्लेषण प्रदत्त का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएट किया जाता है, उसकी परीक्षा ली जाती है, यानी कि जिसके अंतर्गत ध्यान पूर्वक प्रदत्तों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, ध्यान पूर्वक प्रदत्त यानी कि जो आपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं उनका ध्यान पूर्वक विश्लेषण यानी कि एनालिसिस किया जाता है। अब ये जो है दो तरीके से होता है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला क्या है, गुणात्मक विश्लेषण यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरा है परिमाणात्मक विश्लेषण यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मुख्य रूप से ये इन दो तरीकों से होते हैं और इनके अंदर इनके जो है गुणात्मक के प्रकार हैं और परिमाणात्मक के भी प्रकार हैं। क्वालिटेटिव हम पढ़कर आ चुके हैं, क्वालिटेटिव में बहुत बार बात कर चुके हैं। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सब्जेक्टिव तौर पर जो है हर एक इंसान, हर एक पर्सन की जो है थिंकिंग मैटर करती है। वहीं क्वांटिटेटिव में क्या होता है, यहाँ पर संख्या के आधार पर जो है क्या किया जाता है, डेटा एकत्र किया जाता है या फिर डेटा को रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब जो है मेन जो इसका है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हम काम शुरू करते हैं। गुणात्मक विश्लेषण, इसका जो पहला प्रकार है गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत हम काफी प्रकार जो है हम पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम डेटा को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है सामग्री विश्लेषण यानी कि कंटेंट एनालिसिस। जो आपने सामग्री इकट्ठी की है उसका एनालिसिस करना। इसका उपयोग कुछ किए गए गुणात्मक डेटा, इसका उपयोग गुणात्मक डेटा के भीतर कुछ शब्दों के विषयों या इसका उपयोग किए गए, यहाँ पर ये कुछ नहीं होना चाहिए शायद, इसका उपयोग किए गए गुणात्मक डेटा के भीतर कुछ शब्दों के विषयों या अवधारणाओं की स्थिति को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंटेंट की बात हो रही है। कंटेंट का मतलब क्या होता है भाई, जो आपने तैयार किया है। जैसे कि ये मेरा कंटेंट है पूरा, है ना, हिंदी में, ये हिंदी में जो मैं आपको दे रही हूँ तो इसे कंटेंट बोलेंगे ना, कि जो चीज मैं आपको समझाने के लिए अपने पास रख रही हूँ। ये मैंने कहीं ना कहीं से तो डेटा इकट्ठा किया है ना, बुक से, इंटरनेट से और इधर उधर से, मेरे अपने नोट से। ठीक है, तो शब्दों के विषयों या अवधारणाओं की स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अर्थात सामग्री विश्लेषण का उपयोग कर पाठ शोधकर्ता यानी कि जो शोधकर्ता, जो रिसर्चर है, ऐसे कुछ शब्दों के विषयों की उपस्थिति के अर्थ
और संबंधों का माप यानी कि उसका मेजरमेंट करता है और विश्लेषण कर सकते हैं। किसके थ्रू? कंटेंट एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो उसमें शब्द हमने प्रयोग किए हैं, जो उनका अर्थ है और जो उनकी उपस्थिति है उनका मेजरमेंट कर सकता है, यानी कि कितने शब्द उसमें आने चाहिए, कितने नहीं आने चाहिए, कौन सा शब्द सही तरीके से यूज हुआ है, कौन सा शब्द सही तरीके से यूज नहीं हुआ है, उसके अंतर्गत हम कौन सी मेथड का यूज करते हैं, कौन से प्रकार का कंटेंट एनालिसिस याद रखना है। और ये किसके अंतर्गत आता है ये याद रखना ज्यादा जरूरी है, गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। अगला है कथा विश्लेषण। क्या है? कथा विश्लेषण यानी कि नरेटिव एनालिसिस। कथा से आप समझ गए होंगे, नरेट करते स्टोरी सुनाना यानी कि, ठीक है, इसका मतलब भी इतना ही है, इतना ही आपको याद रखना है। और है क्या? कथा विश्लेषण विश्लेषणात्मक फ्रेम की एक शैली है। क्या है? एक शैली है, विश्लेषणात्मक फ्रेम की एक शैली है। एक सेकेंड, हाँ, विश्लेषणात्मक फ्रेम की एक शैली है जिसके द्वारा शोधकर्ता उन कहानियों की व्याख्या करते हैं, ठीक है ना, नरेट करना, स्टोरी नरेट की जाती है ना, कथा मतलब कहानी, तो उन कहानियों की व्याख्या करते हैं जो अनुसंधान के संदर्भ में बताई जाती हैं या रोजमर्रा की जिंदगी में साझा की जाती है, ठीक है। साथ ही इसके अंतर्गत डेटा जो है, पहले तो क्या किया जाता है, देखिए, ये विश्लेषणात्मक फ्रेम की एक शैली है। विश्लेषणात्मक यानी कि जो हम देख रहे हैं गुणात्मक शैली में, मतलब कि एक एनालाइज करने की एक शैली है, ठीक है, जिसके द्वारा शोधकर्ता क्या करता है, उन कहानियों की व्याख्या करते हैं जो अनुसंधान के संदर्भ में बताई जाती है, ठीक है। आपको एक स्टोरी दे दी गई है, उसका एनालाइज करेंगे आप, उसकी व्याख्या करेंगे कि क्या क्या है स्टोरी में, कैसे है, और क्या है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में साझा की जाती है। और इसी के साथ साथ इसके अंतर्गत डेटा जो है हमें कहाँ कहाँ से और मिल सकता है, कहानियों के अलावा नोट से, कोई सर्वे हुआ है उससे, या डायरी कोई लिखता है उससे भी, क्योंकि वो भी तो अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहे हैं डायरी में, या साक्षात्कार आदि के माध्यम से भी प्राप्त किया जाता है। किसके अंतर्गत? नरेटिव एनालिसिस के अंतर्गत, यानी कि कथा विश्लेषण के अंतर्गत, ठीक है। इनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कंटेंट एनालिसिस है क्या? सामग्री जहाँ पर शब्दों और इनको जहाँ पर इसके ऊपर काम किया जाता है कि कैसे शब्द और किस प्रकार यूज किए गए हैं। नरेटिव में क्या याद रखना है आपको कि यहाँ पर कहानी से जुड़ी हुई चीजें हैं, कि कहानियों को जो है शोधकर्ता उन कहानियों की व्याख्या करता है जो अनुसंधान के संदर्भ में जो है बताई जाती हैं, ठीक है। तीसरी है हमारी ग्राउंडेड थ्योरी, यानी कि ग्राउंडेड थ्योरी के अंतर्गत क्या है, इस मेथड में एक या एक से अधिक मामलों के अध्ययन से एक घटना के आकस्मिक स्पष्टीकरण, ठीक है, एक या फिर कई और ज्यादा मामले भी हो सकते हैं, उसका अध्ययन करके एक घटना के आकस्मिक स्पष्टीकरण का विकास शामिल है, कि कैसे घटना धीरे 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 डेवलप हुई, ठीक है। यह थ्योरी आपको किसी विशेष घटना या प्रक्रिया का अध्ययन करने एवं या फिर और नए सिद्धांतों की खोज करने में सक्षम बनाती है। बहुत ही की पॉइंट है, याद रखना है। ग्राउंडेड थ्योरी पूछी गई है, लास्ट एग्जाम्स में भी आया हुआ है, ये आपका पीवाईक्यू भी मान सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, काफी पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है कि ग्राउंडेड थ्योरी है क्या। यहाँ पर क्या होता है कि इस थ्योरी के अंतर्गत क्या होता है, आपको किसी विशेष घटना या प्रक्रिया, कोई प्रोसेस या कोई घटना हुई है, उसे जो है क्या करना है, उसका अध्ययन करने और नए सिद्धांतों की खोज करने में क्या करता है, ये हमें सक्षम बनाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक घटना को क्या कर रही है, ये स्पष्टी, देखिए उसका क्या कर रही है, विकास शामिल है, ये बता रहे ना यहाँ पर, एक घटना के आकस्मिक स्पष्टीकरण का विकास, किस तरीके से वो बढ़ी, और उससे क्या होगा, हमें नए नए सिद्धांत मिलेंगे, नई नई खोज होगी, ठीक है, बनाती है, जो वास्तविक दुनिया के डेटा के संग्रह और विश्लेषण पर आधारित है। यदि आगे के मामले शुरू किए जाते हैं, उससे आगे जो काम हो रहा है, जैसे मान लो एक घटना हो गई है भाई, अब वो घटना किस तरीके से बढ़ी या उससे आगे क्या हो सकता है, तो किए जाते हैं, तो स्पष्टीकरण तब तक बदलते रहते हैं जब तक कि एक सटीक बयान नहीं मिल जाता। जाहिर सी बात है, देखिए कोई घटना घटी, ठीक है, कोई घटना घटी, अभी तक हमें उसके बारे में पूरी जानकारी इतनी हमें प्राप्त थी, फिर कहीं और से हमें कुछ और जानकारी मिली, फिर हमने वो क्या किया और उस पर काम किया और जानकारी प्राप्त हुई। तो जब तक ये काम चलता रहेगा, ये जब तक पूरा नहीं होगा हमारा, ये जब तक जो है पूरा नहीं होगा, तब तक जो है इसके क्या होते रहेंगे, तब तक जो है स्पष्टीकरण तब तक बदलते रहेंगे, बयान जो है वो बदलते रहेंगे, और जब तक कि एक सटीक बयान नहीं मिल जाता हमें कि हाँ इस मामले में यही सही तय है, और जो हर, और इसके आगे क्या है, जो सभी मामलों में फिट बैठता है, यानी कि उस घटना से, इस इंसिडेंट से जो रिलेटेड है, इस इंसिडेंट से जो रिलेटेड हैगा, यानी कि इस इंसिडेंट से रिलेटेड जो काम है, इंसिडेंट से रिलेटेड जो कहानी है, जो इसके पीछे का एक के बाद किस तरीके से वो आगे बढ़ी, जब तक कि हमें सब चीजें ना मिल जाती है, और वो जो लास्ट स्टेटमेंट हमें मिलेगा, वो भी क्या होना चाहिए कि उस पूरी स्टोरी के जो है, किसमें होना चाहिए, उस पूरी स्टोरी में वो फिट बैठना चाहिए।
तब जो है वहां पर क्या करते हैं, हम ग्राउंडेड थ्योरी का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। एक बार और बता देती हूँ कि ग्राउंडेड थ्योरी में क्या है कि कोई एक घटना ले ली जाती है और उसका जो है स्पष्टीकरण जो है किया जाता है कि वो घटना किस प्रकार जो है डेवलप हुई, आगे बढ़ी, और इसमें नए नए सिद्धांतों की खोज होती है। जाहिर सी बात है कि जब हम किसी चीज पर काम करेंगे, किसी विषय को जानेंगे, तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा, नए नए सिद्धांतों की खोज होगी। ठीक है, और इसके बाद क्या होता रहेगा कि जब तक हम एंड तक ना पहुंच जाए तब तक हमारी स्टेटमेंट चेंज होती रहेगी ना, कि अभी कुछ मिल रहा है हमें तो हमने कुछ सोच लिया, अभी कुछ मिल रहा है तो कुछ सोच लिया। तो जब तक हम उस एंड पॉइंट, यहाँ पर जो मेन है इसका, जो मेन दिक्कत जहां से शुरू हुई और क्या हमें ढूंढना है मेन पॉइंट, जब तक हम वहां ना पहुंच जाए तब तक जो है इसका क्या होता रहेगा, इसका स्पष्टीकरण जो है वो बदलता रहेगा, और जब तक हमें सटीक बयान नहीं मिल जाता जो कि सभी इस पूरी स्टोरी को जो है जस्टिफाई कर सके, वो होती है ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए गुणात्मक में चल रहा है सारा, और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, थोड़ा एक सब्जेक्टिव तौर पर ही सबको रखा जा रहा है। ठीक है ना, गुणात्मक में यही ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पर पर्सन जो है थॉट क्या करती है, वैल्यू रखती है, जो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला जो है इसका वो क्या है, वार्तालाप विश्लेषण यानी कि कन्वर्सेशन। ये जो तीन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, सामग्री यानी कंटेंट एनालिसिस, नैरेटिव और ग्राउंडेड थ्योरी। इसके बाद है वार्तालाप विश्लेषण यानी कन्वर्सेशन एनालिसिस और डिस्कोर्स एनालिसिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, सुन लीजिए, हो सकता है आपको ऑप्शन में ये देखने को मिल जाए। वार्तालाप, वार्तालाप से आप समझते होंगे क्या है, बातचीत जो होता है, वार्तालाप का मतलब क्या है, कन्वर्सेशन, बातचीत। ठीक है, उसका एनालिसिस करना है, यानी कि उसके थ्रू एनालिसिस करना। कन्वर्सेशन एनालिसिस कैसे होता है, वार्तालाप विश्लेषण एक शोध दृष्टिकोण है जो सामाजिक संपर्क का विश्लेषण करता है। ठीक है, अब देखिए कन्वर्सेशन होता कहाँ है, समाज में रहकर ही होता है ना, दो लोगों के बीच में हम बैठे हैं तभी तो कन्वर्सेशन होगा। दो लोग होंगे तो कन्वर्सेशन जब होगा, अकेले आप क्या कन्वर्सेशन करेंगे, है ना। इस विश्लेषण का लक्ष्य उन विशिष्टताओं के बीच मौजूद कनेक्शन की पहचान करना है जो मानव क्रिया के विवरण और सामान्य संगठनात्मक समस्याओं और संसाधनों से प्राप्त की जा सकने वाली सामान्यताओं के बीच मौजूद है। क्या होता है कि इस विश्लेषण का लक्ष्य क्या है, विशिष्टता, उन विशिष्टताओं के बीच मौजूद जो कनेक्शन है, मतलब आपस में जो सोशली हम जुड़े हुए हैं, वो उसका जो संपर्क है, वो उसमें जो कनेक्शन है, कनेक्शन की पहचान करता है, और मानव की क्रिया के विवरण और सामान्य संगठन समस्याओं और संसाधनों का क्या करता है, से प्राप्त की जा सकने वाली सामान्यताओं के बीच जो है मौजूद है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीजें आसपास हमारे मौजूद है, कनेक्शंस जो कनेक्शंस है जो एक दूसरे से, समाज का जो एक चीजों से है, या फिर प्रकृति से, नेचर से, जो भी चीजें, मतलब यानी कि वार्तालाप कहाँ होता है, सामाजिक तौर पर ही हो सकता है वार्तालाप, यानी कि जब हम दो लोग हों, जब दो लोग होंगे तभी कन्वर्सेशन हो सकता है, ये कहने के बाद है। तो वो किस तरीके से एनालिसिस होता है, और वो उसका क्या कहते हैं, उसे कन्वर्सेशन एनालिसिस। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नाम याद रखिएगा इसका। प्रवचन विश्लेषण यानी कि डिस्कोर्स एनालिसिस, यह अपने सामाजिक संदर्भ के संबंध में लिखित या बोली जाने वाली भाषा का अध्ययन करने के लिए एक शोध पद्धति है। क्या है कि डिस्कोर्स क्या होता है कि जब हम देखिए, इस वक्त मैं आप तक अपना जो है व्यू, अपनी थिंकिंग पहुंचा रही हूँ, तो उसके लिए कोई भाषा का प्रयोग तो कर रही हूँ ना। तो लिखित या बोली जाने वाली भाषा का अध्ययन करने के लिए एक शोध पद्धति क्या है, उसको क्या कहते हैं, डिस्कोर्स एनालिसिस। जब हमें क्या करना होगा, किसी भाषा के डेटा पर एनालिसिस करना होता है, तो वहां पर हम कौन से एनालिसिस मेथड का यूज करते हैं, डिस्कोर्स एनालिसिस का। इसका उद्देश्य यह समझना है कि वास्तविक जीवन में भाषा का उपयोग कैसे किया जाता है। जब आप प्रवचन विश्लेषण करते हैं तो आप विभिन्न प्रकार की भाषा के उद्देश्यों और प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सिंपल सीधी बात यह है कि जब जो है भाषा पर हमें एनालिसिस करना होगा, भाषा के आंकड़े जो हमने इकट्ठे किए भाषा से रिलेटेड, ऐसा कोई हमारे पास विषय है, तो हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे, डिस्कोर्स एनालिसिस का यूज करेंगे। तो अब तक हमने 5 मेथड्स जो है देख लिए हैं, और वो किसके अंतर्गत आते हैं, गुणात्मक के अंतर्गत, कंटेंट एनालिसिस, नरेटिव एनालिसिस, ग्राउंडेड थ्योरी, कन्वर्सेशन एनालिसिस और डिस्कोर्स एनालिसिस। तो ये टोटल हुए 5। अब बढ़ते हैं आगे, और बढ़ते हैं किस पर, परिमाणात्मक, यानी कि गुणात्मक के बाद क्या आता है हमारा, परिमाणात्मक। नाम से ही समझ में आ गया, क्वांटिटेटिव इसका मतलब ये हुआ, क्या है ये, क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब, क्वांटिटेटिव सुनते हमारे माइंड में क्या आता है भाई, क्वांटिटेटिव मतलब की संख्या। ठीक है, परिमाणात्मक विश्लेषण, सीधे सीधे हम कह सकते हैं या कहे तो प्रदत्त विश्लेषण की इस पद्धति का उपयोग जो है कच्चा डेटा यानी कि रॉ डेटा एकत्र कर उसे संख्या में, अर्थात संख्यात्मक डेटा में बदलने के लिए क्या किया जाता है,
बदलने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। किसका? परिमाणात्मक। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक वो रखा है, एक जीआईएफ रखी है। यहाँ पर जो है क्या किया गया, एनालिसिस किया जा रहा है कि संडे को क्या हो, कि संडे को कुछ मान लीजिए कुछ भी एक वेबसाइट पे ही सर्च कर रहे हैं, या कोई मूवी के बारे में, या फूड के बारे में, या कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके बारे में, कुछ भी ऐसा एक एग्जांपल ले लीजिए। अब संडे के दिन उसके कितना जो है बढ़ा, फिर उसके बाद कितना हुआ, अगर हम देखें, देखिए संडे के दिन एक भी नहीं था, फिर उसके बाद कितना हुआ, 400 हो गया, बढ़ गया नंबर, फिर और कम, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, उसका क्या करा, डेटा को कच्चा, ये रॉ मटेरियल की तरीके से इन्होंने यूज कर लिया इस डेटा को, और फिर उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, संख्या में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने ऐसे 3 दिन किया और फाइनल जो है उसका रिजल्ट फिर निकाला। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्वांटिटेटिव डेटा, इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि संख्या का जहां पर प्रयोग होता है, सांख्यिकी स्टेटिस्टिकल डेटा को ही हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। अब इसके अंतर्गत इसको कैसे जो है हम, इसके मेथड्स क्या क्या हैं, या फिर इसे हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं इस प्रकार के डेटा को, अब जो है उसके मेथड्स देख लेते हैं। नमूना आकार निर्धारण, सैंपल साइज डिटरमिनेशन। ठीक है, जब किसी कंपनी के लिए कार्यबल जैसी बड़ी आबादी पर शोध किया जाता है, कार्यबल यानी कि जो वर्क फोर्स है, मतलब कि या फिर जो काम में फोर्स लगाया जा रहा है या फिर बल लगाया जा रहा है, तो शोध आबादी पर शोध किया जाता है उस तरीके की, तो छोटे नमूने का आकार लिया जाता है। अब देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका विषय क्या है। आप रिसर्च करने जा रहे हैं, लेकिन आपका विषय क्या है, ये डिपेंड करता है किस आप ये टोटली हम जो है क्या करेंगे, मतलब आपके सैंपल को साइज को लेने पर ये डिपेंड करेगा कि आपका विषय क्या है। ठीक है ना, तो सैंपल साइज बहुत जरूरी है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले सैंपल का साइज देखेंगे हम, कि हमें बड़ा साइज लेना है सैंपल का या फिर छोटा, यानी कि अगर हम मान लीजिए लोगों से पूछना चाहते हैं, तो हमें कितने ज्यादा लोगों से पूछना चाहिए और कितने कम लोगों से। जैसे मान लीजिए एक पिक्चर का मैं एक बार एग्जांपल देती हूँ, कि कोई मूवी रिलीज हुई है, और उस मूवी रिलीज हुई, और जो है कोई भी मीडिया पर्सन जाकर बाहर, हॉल के बाहर कुछ लोगों से उसने पूछा। अब ये जो है उसने वो 4 लोगों से पूछकर भी एनालाइज कर सकता है, और वहीं वो 400 लोगों से पूछकर भी एनालाइज कर सकता है। तो जो वो 400 लोगों से पूछकर कर सकता है, वही वो 400 लोगों से पूछकर भी कर सकता है। अब लेकिन डिपेंड करता है कि उसको वो 4 लोगों से वो चीज मिलती है या नहीं, यानी कि वो जो ढूंढ रहा है, यानी कि जो सही मायने में मतलब आप जो जनसंख्या है, जो लोग हैं उन तक पहुंच सके, यानी कि जो व्यूअर्स है वो देख सही उनको डिसीजन मिल सके, तो ये डिपेंड करता है किस पर, सैंपल पर। ठीक है, तो छोटे नमूने का आकार लिया जाता है और फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, और परिणाम को आबादी के प्रत्येक सदस्य के लिए लगभग समान माना जाता है। जैसे मैंने बोला ना कि 4 लोग भी एनालाइज करेंगे, तो अगर उसका वो दे देंगे रिजल्ट, तो वो भी माना जाएगा, और 400 लोगों को 400 सैंपल में रखा जाएगा, तब भी उनका उसका भी रिजल्ट माना जाएगा, और ये सबके लिए इक्वल ही होगा। तो ये सैंपल साइज जो है, कि ये किसके अंतर्गत आ जाता है, परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत आ जाता है। अगला है मीन। मीन क्या है, इसे औसत के नाम से भी जाना जाता है, मीन मोड। ये देखिए, हमने नाम मैंने पहले ही बताया, और इसके अंदर क्या है, एवरेज। एवरेज का मतलब, औसत का मतलब एवरेज होता है। जैसे कि अब इसको कैसे निकालेंगे, हमने 10 लोगों से पूछा, और जो है 5 क्वेश्चन पूछे, 5 में से सब लोगों ने, अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करना इस तरीके से, मतलब ये एवरेज जो है इस तरीके से निकाला जाता है ना, कि अब ये कितना मिल गया, 2 स्टार मिल गया। अब सभी ने ऐसे सोच लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ जो आ जाएगा यहाँ पर, और फिर कितने उससे पूछा है कितनी संख्या है, तो वो नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से इसको क्या करा जाता है, इसका जो रिजल्ट है, जो एवरेज है, वो निकाल लिया जाता है, और उसे क्या कहते हैं, मीन भी कहते हैं, और इसे और दूसरे और क्या कहते हैं, औसत भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद परिकल्पना परीक्षण यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसका उपयोग बिजनेस रिसर्च के अंतर्गत बड़े पैमाने पर किया जाता है। किसका, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो एक मेथड है, वो कहाँ पर किया जाता है, प्रयोग बिजनेस रिसर्च। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, मीन, उसके अलावा यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और यहाँ पर रेग्रेशन भी है एक, रेग्रेशन यानी कि प्रतीपगमन। ठीक है, रेग्रेशन, ये बस नाम ही याद रख लीजिए, इसके बारे में बहुत ज्यादा समझना या जानना की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की उससे भी हम कर सकते हैं, और मोड। ठीक है, मीन मोड मीडियन हमने किया था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है किस तरीके से औसत, मैंने आपको बताया ना, एवरेज कैसे निकालेंगे, यानी कि मीन कैसे निकालेंगे, वैसे ही मोड होता है कि एक बीच का नंबर देख लेते हैं, इस तरीके से, मतलब कुछ भी एक तरीका है ये करने का, क्या करने का,
रिजल्ट निकालने का, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू हम कर सकते हैं और रेग्रेशन के थ्रू और मोड के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या क्या है हमारे, इनके बस नाम ही ध्यान रख लीजिए, बहुत ज्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है। ये किसके है, क्वांटिटेटिव जो है एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के क्या है प्रकार हमने देखे, सैंपल साइज डिटरमिनेशन, मीन, मोड, रिग्रेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के उससे, यानी कि एक इक्वल बनाने के लिए उसको इक्वल रखकर डिविएशन करके उसका, उसके अलावा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये है आज का। हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो इसमें, थोड़ा सा डिफिकल्ट हल्का सा है, ज्यादा नहीं है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें इतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अगर एक बार समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर कोई कंफ्यूजन कहीं पे आपको लगती है तो जो है मुझे आप अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हम आगे क्या करने वाले हैं अगली वीडियोस में, जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेंगे। अब जो है आपके एफ टेस्ट, काइस्कर्स टेस्ट और स्टूडेंट टी टेस्ट जो होते हैं रिसर्च के अंतर्गत, वो हम करेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, आप पीवाईक्यू बुक ट्राई कर देखिए, वहां पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्लास को मिस नहीं करिएगा और जरूर देखिएगा आगे की क्लासेस। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।